हाय स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आगे बढ़ेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नीट और एआईपीएमटी के। ये क्वेश्चन करेंगे नीट 16 का। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब तक आप इम्पिटस गुरुकुल पर मेरे फिजिक्स के वीडियोस देखते हैं, रिकॉर्डेड भी, लाइव क्लासेस भी। तो इम्पिटस गुरुकुल के अलावा अब मैं नून एकेडमी पर क्लास लेने वाला हूँ, नून एकेडमी। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्कशॉप से, जो कल होने वाली है 2 जुलाई को 11 AM पर। इस वर्कशॉप में नीट एस्पायरेंट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट। कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्या गलतियां हमसे होती हैं फिजिक्स को लेकर, जो कंफ्यूजन्स हैं आपके दिमाग में, जो डर है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको नून एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें ग्रुप बना हुआ है विवेक फाल्के के नाम से, तो वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। तो ये वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हैं। एक सेकेंड को है और एक फिर फोर्थ को है, दोनों ही सुबह 11 बजे होंगे। तो वर्कशॉप आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसका आपको फायदा लेना चाहिए और आपका टाइम खराब ना हो। कहने का मतलब यह है कि केवल भाषण ना हो उसमें। तो इसलिए नीट 2020 के जो पेपर्स हैं फिजिक्स के, वो मैं साथ में डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ डिटेल डिस्कशन होगा, बाकी भी बातें होंगी, टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी। तो वो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए वर्कशॉप। और इम्पिटस गुरुकुल पर जो क्लासेस हैं जैसी चलती आ रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। नीट 16 में पूछा हुआ, और ये हमारे आर्काइव्स का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आर्काइव्स देते हैं उसका क्वेश्चन 9। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 times 10 to the power minus 2 Tesla. If the value of E by M is 1.76 times 10 raised to the power 11 coulomb per kg, the frequency of revolution of the electron is. तो लैंग्वेज से आप समझ गए होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, या वो इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से वो एंटर हो रहा है। ये कंडीशन आप जानते होंगे, वो परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, बल्कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमको चाहिए है उसके रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना होगा यदि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं, 2πr सरकमफरेंस, और ये उसकी स्पीड 2πr/v। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मान लो वो फॉर्मूला आप भूल गए टाइम पीरियड का या फ्रीक्वेंसी का, तो उसको जल्दी से कैसे डिराइव करेंगे। तो टाइम पीरियड होगा 2πr/v। और आप जानते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा EVB फोर्स, क्योंकि उसको परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्ट किया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक ओरिजिन के, QEB साइन थीटा। थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वो 90 है, साइन 90 1 होकर उसके ऊपर फोर्स आएगा EVB। और ये फोर्स रोल प्ले करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी mv²/r, जिसमें r होगी वो सर्कुलर पाथ की रेडियस। अब एक v कैंसल आउट होकर यहां से हम r/v फाइंड कर लें। r/v तो वो कितना हो जाएगा, एक v तो हमने कैंसिल कर दिया है, r/v तो ये हो जाएगा m/EB। और यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं r/v की जगह, r/v की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे m/EB। या फिर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद आ गया हो तो बहुत अच्छा, जानते होंगे आप 2πm/QB। ये आएगा सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी इसका रेसिप्रोकल, मतलब ही EB। E क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अदरवाइज आप उसको, आपको याद भी होगा वो QB/2πm, पर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो अच्छा है कि आप जल्दी से उसको डिराइव ही कर लें, बहुत कम समय लगेगा। बेसिकली ये याद आना चाहिए कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स आएगा QVB, और उसको mv²/r से इक्वेट कर देंगे। अब जो चाहिए आपको आप इससे फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी, वेलोसिटी भी, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। अब हमको ये चाहिए इनफैक्ट, तो ये डायरेक्ट याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो डिराइव कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो अब यहाँ वैल्यूज डालनी है। अब ई बाय एम क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, ई बाई एम को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट मास। डायरेक्टली वो दे रखा है 1.76 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। यूनिट से भी पता लग रहा है, कूलम पर केजी मतलब यूनिट मास में कितना चार्ज, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ई बाई एम तो डायरेक्टली पता था। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड 3.57 टाइम्स 10 टू दी पावर कितना है -2 अपॉन 2 पाई, मतलब 2 इंटू 3.14। अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, पर यदि आप आंसर्स पे ध्यान देंगे तो 3 आंसर्स हैं मेगाहर्ट्ज में और एक है गीगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 10 टू दी पावर 6। अब यहाँ आप देखें ये जो नंबर्स हैं 3.57 और ये सब कुछ, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों यदि हम सेम मान लें, इक्वल मान लें सपोज, तो वैसे थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत थोड़ा ज्यादा है, पर 1 मान लें तो सिर्फ ये अपॉन 2 बचेगा, 1.76 अपॉन 2, तो 0.8 के आसपास उसको आना है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम बता पाएंगे। अब 11 और ये -2, 10 की पावर्स, तो 10 की पावर यहां से कितनी मिलेगी, तो यहां से मिलेगी हमको 9 मिलेगी। और यहां था वो 0.8, उसको भी अकाउंट में ले लें तो भी वो 10 टू दी पावर 6 तो कभी नहीं होने वाला है। मतलब ये सब आंसर्स तो होंगे नहीं, सी बी और डी, इसका आंसर होगा 1 गीगाहर्ट्ज। तो इस तरह आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बगैर इसको एक्चुअली सॉल्व किए, पर ये थ्योरी आपको याद आ जाना चाहिए। तो जैसा मैं कहता आ रहा हूं आपसे बार बार कि फॉर्मूला लिस्ट आपको जरूर बनानी चाहिए। फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा वहां एग्जाम में, और आप जल्दी से उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, वायर कैरिंग करंट आई हैज द शेप एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। Linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis, while semicircular portion of radius r is lying in yz plane. Magnetic field at point O is. तो ये है वो वायर, ये किसी सर्किट का पार्ट है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये है लीनियर पार्ट्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और ये है सेमी सर्कुलर पार्ट उसका। मतलब ये वायर 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, उसमें से 2 हैं लीनियर पार्ट्स वेरी लॉन्ग, और एक है सेमी सर्कुलर जिसकी रेडियस है आर, और ये सेमी सर्कुलर पार्ट ये है वाई जेड प्लेन में, और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल। हमको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। हमको करना क्या होता है, तो हमको यहाँ पर ओ पर जब फील्ड चाहिए तो अलग अलग इन तीनों पार्ट से, इस लीनियर पार्ट से, इस वाले लीनियर पार्ट से, और ये सेमी सर्कुलर पार्ट से, इनसे हम अलग अलग फील्ड्स फाइंड करेंगे और उनको वेक्टोरिकली एडप्ट कर देंगे, तब हमको आंसर मिलेगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। यदि ये बहुत लंबा वायर है, वेरी लॉन्ग, मतलब ही इनफाइनाइट लेंथ का, और यहां पर हमको फील्ड चाहिए, जैसे मैं इस वायर की बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं जिसको आपको फिर आगे के लिए याद रखना है। एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे, पर यहां अच्छे से समझ लेते हैं, अभी जल्दबाजी ना करें। पहले मैं आपको बता रहा हूं किसी फाइनाइट लेंथ के वायर से फील्ड कितनी होती है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी। ये डी क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की उस वायर से, और यहां आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होते हैं उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां पर बनाता हूं। ये है वो वायर मान लो, ये है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दोनों एंड से इसको ज्वाइन किया, ये हमारी रेफरेंस की लाइन रहेगी, ये अल्फा होता है और ये होता है बीटा। ये इमेजिन करना है आपको। अब आप देख रहे हैं कि ये यदि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये पॉइंट कहां पर है, तो ये है नियर वन एंड, और नियर वन एंड वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नियर वन एंड। तो जब वन एंड के सामने होगा वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तब इनमें से एक एंगल को हम 0 कर लेंगे और एक को कर लेंगे 90 पाई बाय 2। तो ये 0 होकर ये तो 0 हो जाएगा, अल्फा 0 है, साइन 0 है 0,
और साइन बीटा बन जाएगा 1, यानी ये होगी हमारी फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय टी। तो पहले तो यही दिमाग में आ जाए आपको, जैसे यहां होता वो कहीं वेल इनसाइड, तब अल्फा बीटा दोनों 90 होते, तब फिर ये साइन 91 ये भी 1 ये मिलकर 2 हो जाता, पर यहाँ 2 नहीं होगा बल्कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय डी। इसलिए आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला सही लगेगा तभी आंसर सही आएगा, गलत फॉर्मूला लगाकर बहुत कम चांस है कि सही आंसर आ जाए। मतलब 1 और 2 दोनों के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय टी। फिर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे इससे हमको यहां पर फील्ड चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया है, डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, वो आप जानते हैं। ऐसा है वो वायर और उसमें करंट जा रहा है अंदर, उसको दाहिने हाथ से होल्ड करते हैं या इमेजिन करते हैं जैसे कि हमने उसे दाहिने हाथ से होल्ड किया है, थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तब कर्ल ऑफ फिंगर्स मतलब उंगलियों का घुमाव हमको बताता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस वायर के लिए ये पॉइंट इस तरफ है, यह है वो वायर, करंट है अंदर, यहां कहीं आपको फील्ड बतानी है तो ऐसी होगी वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और उस पर उस पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट होगा डाउनवर्ड्स, यानी इस वायर से यहां फील्ड डाउनवर्ड्स होगी। और ये डाउनवर्ड्स मतलब जेड की नेगेटिव साइड, यानी हम मैग्नीट्यूड के साथ माइनस के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। वही काम इसके लिए करते हैं। तो अब पहले ओ पर जो नेट फील्ड होगी उसको लिख लेते हैं। क्या लिखना होगा हमको? बी ओ, पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, वो होगी फील्ड ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में, वेक्टोरिकली ऐड करना है, 2 से प्रोड्यूस फील्ड और सेगमेंट 3 से प्रोड्यूस फील्ड। इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपने पहले किए होंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है उसमें। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। हालांकि इसमें से बहुत सी बातें तो आपको दिमाग में रखना होती हैं, लिखना नहीं होता है, दिमाग में सोचते हुए काम करना पड़ता है, पर मुझे तो आपको समझाना है इसलिए उसमें देर होती है। अब B1 की बात करें तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर जैसा अभी हमने तय किया था करंट है आई, अब डिस्टेंस कितनी है, ये है r के बराबर, तो यहाँ आएगा r, और फिर यूनिट वेक्टर क्या आएगा? माइनस के कैप। तो ये होगी फील्ड B1, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये वेक्टर इक्वेशन है। अब इससे यदि फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा? अब उसमें करंट है बाहर, इस तरह सोचेंगे इस वाले वायर को, ये 3D फिगर है, ऐसा है वो वायर, करंट है बाहर की तरफ, तो फिर उसको होल्ड करेंगे दाहिने हाथ से, अंगूठा रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स इस तरह का है, इधर कहीं है वो पॉइंट। अब इस वायर के लिए इस तरफ, तो इधर कहीं है, मतलब फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर माइनस के आएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, मतलब ये दोनों एडिटिव हो जाएंगे, और एडिटिव हो जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है कि मैं यहां पर लिख लूं 2, दोनों लिख लिया अब मैंने। अब B3 की बात कर लेते हैं, तो वो तो है सेमी सर्कल। तो पहले हम, यदि मान लो सिंगल टर्न का कोई सर्कुलर लूप है, तो सेंटर पर फील्ड का फॉर्मूला जैसा मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि आप उसको इस शेप में याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। एन तो 1 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, अपॉन यहां आएगा आर। इस शेप में इसको याद रखने का फायदा यह है कि 2 पाई को यदि हम अल्फा लिख लेंगे, और अल्फा क्या है? तो अल्फा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, विच इज फॉर कंप्लीट सर्कल इज अगेन 2 पाई। इसको इस शेप में यदि याद रखेंगे कि यह है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई बाय आर, तो अल्फा होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। तो ऐसा याद रखने से आप सर्कुलर आर्क्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ ये था सेमी सर्कुलर आर्क, तो अल्फा की जगह हम डाल देंगे पाई। यदि मान लो वो क्वाड्रेंट होता, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होता सेंटर पर, मतलब ही पाई बाय 2 रेडियन, तो अल्फा की जगह पाई बाय 2 आने लगता। तो इस तरह इसको याद रखना चाहिए। तो ये फील्ड मैग्नीट्यूड में कितनी होगी? तो मैग्नीट्यूड में होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या लिख दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां आएगा पाई, फिर करंट इज अगेन आई अपॉन आर। ये होगा, अब यहां पर या तो डॉट साइन आएगा या क्रॉस साइन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। उसके लिए दाहिने हाथ को इस तरह खोलो और
फिंगर्स को रख दो करंट की डायरेक्शन में, तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो आया बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। वो कौन सी डायरेक्शन है? वो है एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, और एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यहां आएगा माइनस आई कैप। ऐसा हो गया ये। अब आंसर्स मैच करने के लिए आप जरा वहां ध्यान देंगे आंसर्स पर, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाय आर, आई को कैपिटल आई लिखा है उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कॉमन। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर माइनस साइन ये कॉमन, तो यहां बचेगा 2k कैप और यहां बचेगा पाई आई कैप। उसको इन्होंने इस तरह लिख दिया है, पाई आई कैप को पहले और फिर 2k कैप। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पेपर में गलती इन्होंने ये की है कि इसको भी वेक्टर लिखना चाहिए था इनको, पर कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। वो हो सकता है कि बोल्ड में प्रिंट करके दिया होगा वहां पेपर में, तो ये वेक्टर है एक्चुअली, बी वेक्टर, और ये आंसर करेक्ट होगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू पाई आई कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आपको स्पेशली इस पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 करते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे? एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड। यानी क्या दी हुई है? ये फ्रीक्वेंसी n रोटेशंस पर सेकेंड। पार्टिकल कौन है? पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, जैसे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से करंट कंस्टिट्यूट होता है। जैसे ये है वो इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व हो रहा है इस तरह किसी सर्कुलर पाथ में, तो करंट कंस्टिट्यूट होगा। एक्चुअली ये बन जाएगा करंट लूप। करंट लूप ये मैग्नेटिज्म में भी आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये करंट लूप बन जाएगा। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि इस बहाने ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह रिवॉल्व हो रहा है विद टाइम पीरियड t, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से इस तरह का ये करंट लूप माना जा सकता है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब मैंने एरो इधर क्यों लगा दिया? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इधर बहता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन, तो ऐसा ही इसको करंट लूप माना जा सकता है। अभी आई कैसे आएगा? आई कैसे निकालेंगे? करंट कितना होगा? तो करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? ई, और टाइम की जगह यहां लेंगे हम टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन में लगने वाला टाइम, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? होती फ्रीक्वेंसी, यानी करंट हो गया ई एन। ये डायरेक्टली आपको वहां याद आ जाएगा, ये डायरेक्टली याद आ जाना चाहिए। ई बाई टी या ई एन, ये है करंट ड्यू टू सर्कुलर ऑर्बिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इतना ध्यान आने के बाद आपको फिर उस फॉर्मूले पर आना है। अब यदि ये करंट लूप है तो एन तो 1 हो गया, फील्ड कितनी होगी सेंटर पर? तो वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसी तरह इसको लिखो, 2 पाई, एन तो 1 हो गया, आई की जगह डाल देंगे ई एन अपॉन आर। आर हमको रेडियस दी हुई है क्वेश्चन में, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर आएगा किस में? तो ये आंसर आएगा टेस्ला में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट्स में हम काम कर रहे हैं। तो ये पाई कैंसल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या बन गया फॉर्मूला? म्यू नॉट आएगा पहले, फिर आंसर में एन लिखा हुआ है तो एन पहले, फिर ई अपॉन 2r। तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो साथ में जो हम बातें करते हैं इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भले ही रिपीट नहीं होते, पर नीट में तो कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, AIPMT 2014 में पूछा हुआ। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angles to each other such that one is above the other and O is their common point. The wires carry I1 and I2 currents respectively. Point P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be. तो थोड़ा इमेजिनेशन आप कर पाए उसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ। आपको एग्जाम में नहीं बनाना, आपको एग्जाम में तो सोचना है सिर्फ। तो वायर्स कैसे हैं वो बना लेते हैं पहले। तो ये मैंने एक प्लेन बनाया बोर्ड से,
परपेंडिकुलर प्लेन है ये, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखें। और ऐसे हैं वो दो वायर्स और इंसुलेटेड हैं आपस में, मतलब यहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ऐसा हम मानेंगे, ये उनका कॉमन पॉइंट है ना। एक में करंट हो गया I1 और दूसरे में करंट सपोज कर लेते हैं I2। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, तो दोनों से परपेंडिकुलर, इस प्लेन से परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम O ऐसा बोला हुआ है। तो उस पॉइंट को हमको सपोज करना पड़ेगा यहाँ कहीं है वो पॉइंट। ये रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया है, ये है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली हमको बतलानी है फील्ड कितनी होगी, तो इसका सिर्फ इमेजिनेशन आपको करना है। अब वो बोला हुआ है लॉन्ग कंडक्टिंग, और लॉन्ग कंडक्टिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता है वो 2I/d। करंट को यदि कैपिटल I से लिखें तो 2I/d। तो फील्ड तो दोनों से यही होगी क्योंकि ये दोनों लॉन्ग वायर्स हैं और डिस्टेंस है d। बस यहां पर एक के लिए आएगा I1, दूसरे के लिए आएगा I2। करंट्स अलग अलग हैं, डिस्टेंस तो वायर्स से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दोनों के लिए d है। तो अब हमको डायरेक्शंस पहले फिक्स करना पड़ेंगी, इसके लिए फिर से हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। इसको इमेजिन करेंगे दाहिने हाथ से होल्ड करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे थंब, तब फील्ड लाइंस हमको मिलेंगी बाय द कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो इस तरह का होगा वो, आप सोचिए यूं पकड़ेंगे इसको दाहिने हाथ से तो इस तरह की होंगी वो लाइंस, और इस पॉइंट पर बात हो रही है कहीं तो फील्ड आएगी बाहर की तरफ। तो मैं यहां बना देता हूं, 3D डायग्राम है ये, फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, ऐसी होगी ये फील्ड। अब इस वाले वायर से कितनी होगी ये सब आपको वहां सोचना है। इस वायर से होगी वो इस तरह की, यानी वो फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये बस आपके दिमाग में आ जाए इमेजिनेशन से। ये दोनों फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं। और अब आप जानते हैं वेक्टर प्रॉपर्टी से कि दो वेक्टर्स यदि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन आपसे पूछी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। B1 कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 अपॉन d, इसका करना पड़ेगा हमको स्क्वायर। और B2 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन d। अब आप देखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2/d, इन चारों के स्क्वायर्स आएंगे, उनको हमने ले लिया कॉमन और स्क्वायर रूट के बाहर उसको ले जा सकते हैं, यानी हम मन ही मन में ऐसा कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या 2/d, इसको तो हमने कर दिया बाहर। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। आगे इन्होंने कैंसिल वैंसिल कर दिया, इसको 2 टाइम्स कैंसिल करके ये लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d। और I1 की जगह पहले लिख लिया है, I1 ही लिखा हुआ है, चलो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रेज्ड टू दी पावर 1/2, और यही है रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 13, नीट 13 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए आपको। एक तो ये आपसे कहना है मुझे कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, जैसे इसी क्वेश्चन में आखिरी में जाकर आपको ये समझ में आएगा कि एक रूम है और उस रूम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इस केस 1 में आते हैं, क्या किया है इसमें, एक प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया। तो जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग में वो ये कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों मौजूद हैं और ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन जिसको रेस्ट से छोड़ा गया है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स तो नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स होता है, आप जानते हैं, QVB साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी V से मैग्नेटिक फील्ड B में जब मूव करता है
तब उस पर इतना फोर्स आता है। तो यदि v जीरो है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर पहले नहीं लग रहा है जब उसको रेस्ट से छोड़ा गया है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी मैं लिखकर आपको बता दूं, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी अभी। तो ये होता है वेक्टर फॉर्म में Q इंटू वी क्रॉस बी। यू कांट राइट बी क्रॉस वी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये फोर्स उसके ऊपर आएगा यदि वो मूव कर रहा होगा। पर हम तो बात कर रहे हैं केस वन की। केस वन में एक प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया है। तो पहले डायरेक्शंस ले लेते हैं। डायरेक्शन इसको हम सपोज कर लेते हैं नॉर्थ, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी ईस्ट। और एक प्रोटॉन लिया है, प्रोटॉन को रेस्ट से छोड़ा गया है। प्रोटॉन मतलब उस पर चार्ज होगा E प्लस ई, पॉजिटिव चार्ज होगा। रेस्ट से उसको छोड़ा तो एक्सेलरेट होने लगा ए नॉट से टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट मतलब ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होने लगा। क्यों एक्सेलरेट हुआ होगा सोचें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे एक्सेलरेट किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लग रही होगी, और इस वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स भी इधर ही आ रहा होगा, और इस फोर्स ने ही उसे वेस्ट में एक्सेलरेट कर दिया है। अब एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो ए नॉट को क्या लिखेंगे, उस पर एक्ट करने वाला फोर्स मतलब ही ई इंटू ई अपॉन उसका मास। ये होगा एक्सेलरेशन। और हमसे आंसर्स में क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहां से आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल जाएगी। ई बराबर कितना हो जाएगा, यू कैन फाइंड इट एम ए नॉट अपॉन ई, यू गेट दिस। और डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो डायरेक्शन होगा वेस्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज यदि वेस्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में, फील्ड भी वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए या फिर बी में से कोई करेक्ट होगा। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड भी बता दी है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पर इन्होंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। आप देख रहे हैं सी और डी तो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि हमको ये आंसर्स मिल गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन दोनों में से हमको तय करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर आपको सेम दिखाई दे रहा है, मतलब उसको फाइंड आउट नहीं करना है, आपको उसकी डायरेक्शन की फिक्र करनी है। और डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो आगे क्या बोला है इन्होंने, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उसी प्रोटॉन को जब वी नॉट स्पीड से, ये हो गया वो प्रोटॉन, और उसे जब वी नॉट स्पीड से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तब वो इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट से वेस्ट में जाने लगा। इधर जाने लगा 3a नॉट से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इसमें क्या कर रही थी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी a नॉट। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ने भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा 2a नॉट के बराबर। इसलिए नेट एक्सेलरेशन हो गया उसका 3a नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में 3a नॉट उसका एक्सेलरेशन आ गया। आप समझ गए होंगे बात, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ने 2a नॉट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आप जानते हैं ये वेलोसिटी है, तो उससे परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। वो आंसर से भी पता लग रहा है आपको। उसके ऊपर आएगा फोर्स कितना, उसका चार्ज, ये उसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स आएगा, और फोर्स अपॉन क्या करना पड़ेगा, उसका मास, और ये होगा उसका एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कितना है, 2a नॉट। तो यहां से आप b फाइंड आउट कर सकते हैं। b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ma नॉट। 2ma नॉट। मेरे समझाने के बावजूद भी आपको विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर, आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी फिर आपको एग्जैक्टली वो समझ में आएगा। और आप करेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में भी। इस तरह का क्वेश्चन यदि कभी आता है, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसके आने की, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, अभी हाल फिलहाल तो नहीं आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जेई में जरूर पूछ सकते हैं। तो 2ma नॉट अपॉन ई, सॉरी यहां पर आएगा वी नॉट, बी नहीं आएगा, बी तो हमको फाइंड आउट करना था, ई अपॉन वी नॉट, 2ma नॉट अपॉन ई वी नॉट। तो ये मिल गया आपको आंसर। सब डायरेक्शन क्या होगी, उसके पहले ऐसा सोचें कि यदि ये नॉर्थ माना है मैंने, इसको ईस्ट माना है, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं, तो फिर ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये है
वर्टिकली अप, और बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर वो वर्टिकली डाउन होगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस को बोर्ड के प्लेन में सपोज किया हुआ है। तो अब ये तय करना है कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसके लिए इसके बारे में सोचेंगे। आप जानते हैं कि एफ, वी और बी ये तीनों आपस में होंगे परपेंडिकुलर, उसमें से फोर्स की डायरेक्शन तो ये मिल गई है मैग्नेटिक ओरिजिन के फोर्स की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही एक्ट कर रहा है। तो इसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स वेस्ट में काम कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब हमको एफ और वी नॉट ये दोनों पता है, इसकी डायरेक्शन हमको पता करनी है ना। तो उसके लिए आप लगा सकते हैं कौन सा, फ्लेमिंग का या तो लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, और या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी से भी काम चल जाएगा, वी क्रॉस बी को एफ होना चाहिए। तो बार बार मैं आपको बताता हूं कि पहले वेक्टर पर हथेली रखेंगे दाहिने हाथ की इस तरह कि जब फिंगर्स को टर्न करें वो जाना चाहिए सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। इन दैट केस थंब शोज डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एफ। तो एफ तो इधर ही चाहिए, मुझे इधर ही चाहिए, पहला वेक्टर वी है। तब आप सोच सकते हैं कि यदि मैं उसको इधर ले जाऊंगा फिंगर्स को इस तरह से, तो सेकंड वेक्टर की तरफ जा रही है, मतलब इनवर्ट होना चाहिए, यानी डाउन होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो भी है यूट्यूब पर, वो आपको देख लेना चाहिए, उसको मास्टर करना चाहिए। तो आंसर बी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस अ टॉक वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। तो ये बात गलत लिखी हुई है, सभी ओरिएंटेशंस पर टॉर्क नॉन जीरो नहीं होता। मैं आपको याद दिलाता हूं वो कितना होता है। यदि ये करंट लूप है तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। और थीटा यदि 0 या 180 हुआ तो ये वैल्यू 0 होकर टॉर्क तो 0 हो जाएगा। और ये 0 है मतलब क्या, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तब टॉर्क 0 होता है। मतलब ये ऑप्शन गलत है। बाकी भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आपको सही मिलेगा, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन। इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क का 0 होना, इन टू ओरिएंटेशंस वन स्टेबल। स्टेबल मतलब जब थीटा 0 हो, जिस समय ए और बी मतलब उस कॉइल पर ड्रॉप किए हुए नॉर्मल, मतलब ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल जब 0 होता है तब टॉर्क 0 होता है, वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब वो 180 होता है तब वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट 13 में ही पूछा हुआ। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 15। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस capital R are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The currents flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. Magnetic field induction मतलब मैग्नेटिक फील्ड, उसको कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, याद रखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या पूछ लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड बी, उसको कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो दो सिमिलर कॉइल्स हैं, दोनों की रेडियस सेम है, पर वो किस तरह रखी हैं कि उनके प्लेन्स आपस में राइट एंगल पर हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके उसको दिखाता हूं आपको। ऐसी है वो एक कॉइल वर्टिकली, तो दूसरी है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ऐसी हैं वो दो कॉइल्स, और ये है उसका कॉमन सेंटर, दोनों की रेडियस आर है। एक में करंट आई है, दूसरे में करंट 2I है। तो इसमें मान लेते हैं I है करंट, और इसमें मान लेते हैं ये 2I है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ऐसे हैं वो दो करंट्स, हमको चाहिए उनके कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड में चाहिए, डायरेक्शन पूछी ही नहीं है हमसे। तो क्या करेंगे, तो पहले इससे बताते हैं हम यहाँ पर फील्ड कितनी होगी। दो फील्ड्स होंगी, उनको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा, 1 बाय ईच कॉइल। तो इससे कितनी होगी फील्ड, तो इससे हो जाएगी, क्या करना होगा आपको, आपको इस तरह से दाहिने हाथ की हथेली को अधूरा खोलना पड़ेगा। फिंगर्स को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, थंब बतलाएगा हमको फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको पता लग गया है कि फील्ड इधर है,
ये कॉइल 1 से, इसको 1 बोल देते हैं, जिसमें करंट है 2I, तो ये हो गया B1 वेक्टर। और दूसरी इस कॉइल से कितनी होगी, तो इसके लिए वैसे ही सोचेंगे, तो फील्ड आएगी इधर, ये हो गया B2 वेक्टर, B2 वेक्टर हो गया ये दूसरी वाली कॉइल से, इसको 2 बोल देते हैं। वर्टिकली जो प्लेस्ड है वो 2, हॉरिजॉन्टली जो रखी है 1, यानी ये हैं वो दो फील्ड्स, आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर प्रॉपर्टी से रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड वो होगा B1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और B2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब फिर से मैं आपको बार बार, ये आता है इस फॉर्मूले पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर फील्ड 2 पाई Ni/R, इसी शेप में इसको याद रखो। अब यहाँ n तो 1 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल टर्न के, टर्न्स की बात की नहीं है इसमें, कॉइल भले ही बोला है पर वो है लूप्स, तो n तो 1 हो गया, 2 पाई R ये फॉर्मूला लगने वाला है। और बस फर्क किस बात का, करंट्स का फर्क है, बाकी सब तो कॉमन रहेगा। अब आप इसको चाहें तो कैंसिल कर लें, पाई को पाई से, 2 को 2 टाइम्स, यानी फॉर्मूला आप ये लगाएं, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्वांटिटी तो दोनों में कांस्टेंट आएगी, स्क्वेयर्स में आएगी, कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगी, तो क्या बच गया, म्यू नॉट/2R। अंदर क्या होगा, अंदर होगा करंट्स के स्क्वेयर्स का सम। तो पहले में करंट कितना है, 2I², मतलब वो हो गया 4I², और दूसरे में करंट है I, यानी वो हो गया I², I² भी कॉमन आके I बन के बाहर आ गया, म्यू नॉट I/2R। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 + 1 5, यानी √5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसी में सिर्फ दिखाई दे रहा है √5, तो √5 म्यू नॉट I/2R, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये AIPMT 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन।